Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss steps of respiration. और ये ग्रेड 12 बायोलॉजी से हमारा दूसरा वीडियो लेक्चर है। या ह्यूमन रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी में हम दूसरा वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो इसमें आज हम पिछली वीडियो में हमने रिस्पायरेशन के बारे में ब्रीफली डिस्कस किया था और रिस्पायरेशन के टाइप्स को और टर्म जो रिस्पायरेशन जो कि एक ब्रॉड टर्म है उसे डिस्कस किया था। आज हम रिस्पायरेशन के स्टेप डिस्कस करेंगे और ये हमारी आज की दूसरी वीडियो है सेकंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 से। तो उनके जो स्टेप्स है इनमें सबसे पहला स्टेप है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। रिस्पायरेशन के लिए ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पहुंच जाती है, तो वो एक जो हम ह्यूमन का रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी या ह्यूमन का रिस्पायरेटरी सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं। तो ह्यूमन में एक वेल डेवलप रिस्पायरेटरी सिस्टम मौजूद है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी डायरेक्ट रिस्पायरेशन की, लेकिन जब अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन में रिस्पायरेशन हमने उस वीडियो में बताया था कि वो होता है इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट रिस्पायरेशन के लिए कंप्लीट सिस्टम रिक्वायर्ड होता है और ह्यूमन में एक कंप्लीट वेल डेवलप्ड रिस्पायरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। तो इनका जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होती है कि हम एयर को इनहेल करते हैं और एज ए रिजल्ट अंदर से जो एयर होती है वो से एक्सहेल भी करते हैं। जिस एयर को हम इनहेल करते हैं वो होता है रिच इन ऑक्सीजन और जिस एयर को हम एक्सहेल करते हैं वो होता है रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम जिस एयर को इनहेल करते हैं तो इनके लिए पहला स्टेप होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। फिर दूसरा स्टेप ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर इन कंडक्टिंग जोन। जिस एयर को हमने इनहेल किया हुआ होता है तो वो कंडक्टिंग जोन में ट्रांसपोर्ट होता है। कंडक्टिंग जोन वो पाथवे है जिसे कहा जाता है एयर पैसेजवे, जिसके जरिए वो इनहेल एयर लंग्स तक या अल्वियोलाई तक पहुंच जाती है। फिर आ जाते हैं तीसरा स्टेप एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन अल्वियोलाई एंड ब्लड। फिर तीसरा स्टेप क्या होता है, जब ये एयर जिसमें ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है लंग्स में पहुंच जाती है तो वहां पर लंग्स में ऑक्सीजन का मिकदार बढ़ जाता है, जबकि वो ब्लड जो कि बॉडी में सर्कुलेट होकर लंग्स की तरफ आ जाता है उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है। तो ड्यू टू हाई कंसेंट्रेशन ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू ब्लड व्हाइल कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इनटू लंग्स। तो वहां पर फिर एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज क्या होता है कि यही एयर अल्वियोलाई से जिस एयर में ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है वो डिफ्यूज होकर ब्लड में चला जाता है। जब ब्लड में चला जाता है तो अगला स्टेप शुरू होता है और उस स्टेप को कहा जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस थ्रू ब्लड। ये जो गैसेस, बल्कि हम सिंपली एक गैस की बात करेंगे वो है ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन जो कि अल्वियोलाई से डिफ्यूज होकर ब्लड में चला जाता है तो ब्लड में एक प्रोटीन है और उस प्रोटीन को कहते हैं हीमोग्लोबिन। और इस पर हम बहुत डिटेल में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन में डिस्कस करेंगे कि किस तरह हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को बॉडी के ईच एंड एवरी सेल तक ले जाता है। लेकिन स्टेप क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पायरेटरी गैस, यहां पर रिस्पायरेटरी गैस कौन सा गैस है, ऑक्सीजन है। ये ब्लड में मौजूद एक प्रोटीन हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को लेके बॉडी में सर्कुलेट करता है। और अगला स्टेप फिर क्या होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यू। जब ये ब्लड बॉडी के डिफरेंट सेल्स डिफरेंट टिश्यू के ऊपर से पास हो जाता है तो इस ब्लड में ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है। ये ब्लड जो आर्टरीज में होता है, आर्ट्रियोल्स में होता है, इसमें ऑक्सीजन या कैपिलरीज में होता है ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, जबकि बॉडी की सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन, ये कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी की सेल में कहां से आ जाता है तो हम कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट में डिस्कस करेंगे। और ऑक्सीजन कैसे पहुंच जाता है तो हम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पर हम सिंपली स्टेप्स बता रहे हैं। तो ये ऑक्सीजन ब्लड से डिफ्यूज होके बॉडी सेल्स तक पहुंच जाता है और फिर बॉडी की सेल के अंदर ये ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है और उसे हम कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। तो सेलुलर रिस्पायरेशन में होता क्या है कि ये हुआ ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन और एज ए रिजल्ट ऑफ दिस क्या बन जाता है एटीपी प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड।
तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल है, ये फिर हम एक्सहेल करते हैं। वाटर, एक्सेस अमाउंट इन ऑफ वाटर जो होता है वो भी हार्मफुल होता है, तो ये भी एक्सक्रीट हो जाता है बॉडी से बाहर, और जिसकी जरूरत होती है तो वो बॉडी में रह जाता है। जबकि एटीपी है एनर्जी, और एनर्जी के बगैर एक ऑर्गेनिज्म कोई भी काम नहीं कर सकता। तो ये एनर्जी है, और ये एनर्जी बन जाती है एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज रिएक्शन। और ये ऑक्सीजन कैसे पहुंच जाता है, तो ये मुख्तलिफ स्टेप्स से होकर ईच एंड एवरी सेल तक चला जाता है। तो ये हुए स्टेप्स इन रिस्पायरेशन। और ये जो स्टेप्स है कि इनहेल कैसे होता है, फिर ये कंडक्टिंग जोन में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, फिर लंग्स से अल्वियोलाई और लंग्स के अंदर अल्वियोलाई, और अल्वियोलाई से फिर ब्लड, और फिर ब्लड में ईच एंड एवरी सेल तक कैसे पहुंच जाता है, तो ये हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में, ह्यूमन रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी में। अगला एक छोटा सा टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ रिस्पायरेटरी सर्फेसेस। ये जो चंद प्रॉपर्टीज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी ये प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, रिस्पायरेटरी सरफेस वो सिस्टम मीन, या सिंपली वी कैन कॉल रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या होगी? इनकी सबसे पहली प्रॉपर्टी कि ये मस्ट थिन होगा। जितना ये थिन होगा, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है थ्रू डिफ्यूजन, जितना ये थिन होगा तो उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। तो यहां पर आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि अगर रिस्पायरेटरी सरफेस थिक हो इंस्टेड ऑफ थिन, ये थिक हो, तो क्या डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगी? अगर होगी तो इनका रेट क्या होगा? तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अगर ये ज्यादा थिक हुआ तो डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर ये थोड़ा सा थिक हुआ तो डिफ्यूजन जो है वो क्या होगा? वो स्लो डाउन होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और प्रॉपर्टी शुड बी मॉइस्ट। रिस्पायरेटरी सरफेस नेजल कैविटी से लेकर लंग्स तक सारा जो सिस्टम है ये मॉइस्ट होगा, इनमें नमी होगी। अगर इनका जो मॉइस्चराइजेशन है ये ड्राई हुआ, इनसे जो म्यूकस है वो इवापोरेट हुआ, तो फिर क्या होगा? आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में कि अगर ये जो रिस्पायरेटरी सरफेस है ये अगर ये ड्राई हुआ तो क्या रेट ऑफ डिफ्यूजन पे इसका कोई असर होगा? तो जी हाँ, जरूर होगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? स्लो डाउन होगा। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी, शुड बी हाईली वास्कुलराइज्ड। हाईली वास्कुलराइज मीन इस एरिया में जहां जहां से डिफ्यूजन होती है, जहां जहां से ये एयर पास हो जाता है, तो इसमें ब्लड वेसल्स बहुत लार्ज नंबर में होंगे, ब्लड कैपिलरीज का नंबर यहां पर बहुत ज्यादा होगा। इसकी और प्रॉपर्टी, प्रेजेंस ऑफ रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स। रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स एक्चुअली है क्या? ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो कि इन गैसेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो एक लिविंग सिस्टम के अंदर जरूरी है कि रिस्पायरेटरी पिगमेंट हो, और ह्यूमन बॉडी में यही पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, जबकि मसल सेल्स में पाया जाता है मायोग्लोबिन। इसकी और प्रॉपर्टी, शुड हैव लार्ज सरफेस एरिया। रिस्पायरेटरी सरफेस का सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। जितना ये सरफेस एरिया कम होता जाएगा उतनी ही रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो कम होती चली जाएगी। तो ये जरूरी है कि इसका सरफेस एरिया ब्रॉड हो, लार्ज हो। जितना सरफेस एरिया लार्ज होगा तो उतना ही रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। अब ये सरफेस एरिया कैसे लार्ज हो सकता है, कैसे ये सरफेस एरिया लार्ज होगा, तो ये हम इस ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर, कौन कौन से ऐसे ऑर्गन, कौन कौन से ऐसे सेल्स मौजूद है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में, जिसकी वजह से ह्यूमन का रिस्पायरेटरी सरफेस जो है, रिस्पायरेटरी सिस्टम का रिस्पायरेटरी सरफेस जो है वो लार्ज है। थैंक यू।